नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नियमित करने की मांग कर रहे विद्यार्थी मित्रों को पुलिस ने धूना। विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा, विपक्ष का वॉकआउट। नहीं थम रहा एमएलएम कंपनियों की ठगी का सिलसिला। अब धावक कृष्णा पूनिया बनी शिकार। डिपॉजिट के बदले दिए चेक बाउंस। पदोन्नति आरक्षण मामले में बहस पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। दोनों पक्षों को निर्णय का इंतजार। और आंदोलनकारी ज्वेलर्स अब क्रमिक अनशन पर। 11 दिनों से बंद पड़े हैं शोरूम, करोड़ों का कारोबार ठप। अब खबरें विस्तार से। विशेष कैडर बनाकर नियमित करने की मांग कर रहे विद्यार्थी मित्रों पर सोमवार देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दर्जनों पैरा टीचर्स के चोटें आई हैं। कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया और कुछ को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। संगठन ने आंदोलन को और अधिक तेज करने की चेतावनी दी है। नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलनरत विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने विधानसभा पर प्रदर्शन किया। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने इनका मानदेय 25% बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन विद्यार्थी मित्रों ने इस घोषणा को बेमानी बताया। वे देर रात तक विधानसभा पर ही डटे रहे। देर रात पुलिस और विद्यार्थी मित्रों में झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया। शरीर पर जख्म दिखाते हुए विद्यार्थी मित्रों ने मीडिया को पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई बताई। रात को बैठना है तो हम गहरी नींद में सो रहे थे, तो अचानक पुलिस वालों ने आक्रमण कर दिया। तो हमने आगे देखा, आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए वो दीवार को फाड़ के उसमें कूदे। तो पीछे से डंडा आया तो हमने वो पीछे से हाथ कर दिया, तो उसने हमारे ऊपर डंडा पीटा। तो हम भाग के चले गए और हमारे साथ में 2-3 आदमी और थे, वो भाग के डर के मारे वो तो बाड़मेर वापस चले गए। अभी सुबह की ट्रेन में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इधर से पुलिस वालों ने दोनों तरफ से हमारे ऊपर चढ़ाई की और हमारे को यूं पैर फैला के बैठे थे और हमारे ऊपर डंडे बरसाए और बुरी तरह पैर की चोट आई है। हम हमारी जायज मांगों को लेके सरकार के सामने प्रदर्शन करना चाह रहे थे। पुलिसकर्मी कम से कम 50 आदमी इधर ही थे, 50 सामने थे। सारे हमारे ऊपर गिर गए सर, लट लेके लठियों से मारा सर, बुरी तरह कमर में भी चोट आई है मेरे। हम सो रहे थे तो पुलिस वालों ने हमको सोते हुए को खदेड़ा, मारपीट की हमारे साथ में, और फिर हम भागे जान बचा के। तो पीछे पीछे वो मारते रहे और जब आगे दीवार आ गई तो उसको मैं कूद के निकला तो पीछे से मेरे डंडा मारे। मैं 12:30 बजे करीब हम तो सो गए थे और पुलिस वाले आए। हमें पता नहीं कि लेडीज की जेंट्स, मेरे पेट में जब लात लगी तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो पुलिस दिखाई दी। फिर पता नहीं कौन घसीटते हुए हम लोगों को गाड़ी में पटक के वहाँ ले गए। वो कौन सा थाना है, अभी तक पेट में मेरे दर्द चल रहा है। आरोप है कि महिला, विकलांग और बुजुर्ग विद्यार्थी मित्रों के साथ भी बदसलूकी की गई। हिरासत में लेकर इन्हें रात को मुहाना मंडी और दूर दराज के इलाकों में छोड़ दिया गया। वहां से जैसे तैसे ये लोग वापस जयपुर शहर तक पहुंचे। पुलिस कार्रवाई से परेशान विद्यार्थी मित्रों ने मंगलवार को दिन में कई बैठकें की और उनमें आंदोलन की रणनीति तय की। अब राजधानी के साथ जिला स्तर पर भी आंदोलन चलेगा। शिक्षा मंत्री के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गई। आंदोलन की तैयारी के रूप में हम अब प्रत्येक जिले के अंदर जाएंगे, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जाएंगे। हम इसी आंदोलन की पगड़ी के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पुतला फूकेंगे और जहां पर भी ये मंत्री विधायकगण जाएंगे, जो हमारी बात गवर्नमेंट के सामने नहीं रखेंगे, सरकार के सामने नहीं रखेंगे, हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हक की लड़ाई लड़ने के लिए दूर दराज के जिलों से राजधानी पहुंचे विद्यार्थी मित्रों को उम्मीद तो कुछ हासिल होने की थी, लेकिन देर रात हुई पुलिस कार्यवाही के कारण उनका अगला दिन यानी मंगलवार दिन भर थाने और अदालतों में निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज, जयपुर।
विद्यार्थी मित्रों पर देर रात हुए लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने 2 बार सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि सरकार लाठीचार्ज की बात से साफ तौर पर इनकार कर रही है। यही कारण है कि विपक्ष सरकार पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे विद्यार्थी मित्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज हो गया है। विपक्ष ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल के दौरान जब सरकार से इसका जवाब नहीं मिला तो भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने जवाब दिया और लाठीचार्ज के आरोप को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार विद्यार्थी मित्रों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के ओएसडी से मिला था और संतुष्ट होने के बाद वे धरना स्थल से चले गए। उनके अनुसार कुछ विद्यार्थी मित्र रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। बेनीवाल के इस जवाब से विपक्षी विधायक नाराज हो गए और सदन में ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उन्होंने सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री ने उनसे मिलने मना कर दिया। इसके बाद में रात में अचानक जाकर पुलिस ने उनमें लोगों को खदेड़ा, थाने में बंद किया, गिरफ्तार किया और दूर ले जाकर छोड़ा। ये प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल अनुचित है। सरकार मांग माने या नहीं माने, लेकिन इस प्रकार रात में सोते हुए विद्यार्थी मित्रों पर सरकार का हमला करना अनैतिक है और इसकी हम भर्त्सना करते, इस पर हम मंत्री जी का वक्तव्य चाहते थे। लेकिन मंत्री जी ने सदन में बिल्कुल असत्य कहा। हमने मांग की कि हमने पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाया, बाकी बच्चों को प्रोधक बनाया जाए। हमने मांग की कि विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट किया जाए और उनका वेतन बढ़ाया जाए। हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर सरकार से जवाब मांगा और सरकार के गृह राज्य मंत्री जिस तरीके से राजस्थान के विधानसभा में गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, उनको खदेड़ा नहीं, उनको विनय आग्रह करके उनको वापस तितर-बितर कर दिया। इस तरीके से विधानसभा में अगर मंत्री गलत बयानबाजी करेंगे तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जनता से न्याय नहीं किया जा सकता। और इसीलिए विधायक दल ने बहिर्गमन किया कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, असत्य वक्तव्य दे रहे हैं। सरकार सही सही बात बताए और उन विद्यार्थी मित्रों की मांगों को मुख्यमंत्री मिलकर सहानुभूति तरीके से समस्या का समाधान करें। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कर्नल सोनाराम ने भी इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा। सोनाराम ने सदन में इस घटना की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए स्पष्टीकरण देने की मांग रखी। भाजपा विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बैठक कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना ली थी और प्रश्नकाल शुरू होते ही सरकार पर हल्ला बोल दिया। राजस्थान में जगह जगह लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का अपनी बात रखने का, आंदोलन करने का, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना और कहीं न कहीं आंदोलन करने के अधिकार को छीनना और लाठियां बरसाना और उसकी पराकाष्ठा कल रात्रि को जब 12 बजे बाद में शिक्षाकर्मी सब यहाँ पर जो आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए आए हुए थे, उनके ऊपर मध्य रात्रि को लाठियां बरसाना। और इस सरकार का तो ट्रेंड हो गया, जब सरपंचों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो उनको भी बुरी तरह से मारा गया, महिला सरपंचों को पीटा गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने जैसे अपना आंदोलन किया तो डॉक्टर्स ने जिस दिन मास सीएल अप्लाई की उसी दिन डॉक्टर्स को जेल में ठूंसना चालू कर दिया और घर से इतनी बुरी तरह से घसीट के पकड़ा गया जैसे कि बहुत बड़े आतंककारी को लोग पकड़ रहे हों। और कल ऐसा ने विद्यार्थी मित्रों के साथ में किया है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और ये सरकार का रवैया मेरे ख्याल से सत्ता के मद में चूर ये सरकार हो रही है। आने वाले समय में जनता, ये विद्यार्थी मित्र नहीं, ये डॉक्टर्स भी और ये सारे जो सरपंच है जिन लोगों ने इनको भुगता है, ये सब आगे आने वाले समय में इस सरकार को जवाब देंगे। बहरहाल विपक्ष के तीखे होते तेवर को देखते हुए इस मुद्दे के आगे भी गरमाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज, जयपुर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता राजस्थानी खिलाड़ी कृष्णा पूनिया के साथ भी मल्टी लेवल कंपनी की ओर से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कृष्णा पूनिया के देवर ने साजन ज्वेलर्स के नाम की मल्टी लेवल कंपनी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। कंपनी विभिन्न स्कीमों के जरिए 3 साल में धन 20 से 30 गुना देने का दावा करती थी, जिस पर कृष्णा और उनके पति वीरेंद्र पूनिया ने दिसंबर 2010 में 6 लाख रुपए
निवेश किए। कंपनी ने कृष्णा पूनिया को 2.5 लाख रुपए के जो चेक दिए वो बाउंस हो गए। कंपनी का मुख्यालय भीलवाड़ा में है, वहां भी कई निवेशक इसके खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं। विनोद पूनिया ने आरोप लगाया है कि साजन ज्वेलर्स जो कि भीलवाड़ा का है उसके एजेंट प्रेम प्रकाश कांडा ने ये आश्वासन दिया कि अगर आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको 3 साल के अंदर 20 गुना 30 गुना जो आप पैसा लगा रहे हो वो आपको मिलेगा। हमें वो पैसा नहीं मिला और क्योंकि लाभ भी नहीं हुआ और हमें जो चेक दिए थे वो भी बाउंस हो गए। इनका ये भी कहना है जो परिवादी की ये जो जुड़े हैं विजय पूनिया की जो बेटी है उनसे और इनके ऊपर जो विजय पूनिया की आईडी भी उसी से लिंक है, तो इनको उसी आईडी से जोड़ा गया। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। न्यायाधीश अल्तमस कबीर और जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने समता आंदोलन समिति को स्वतंत्रता दी है कि वे शनिवार तक अपनी लिखित बहस पेश कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सरकार ने अवमानना नहीं की है और अदालती आदेश की पालना में 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना जारी की है। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव एस अहमद और प्रमुख कार्मिक सचिव खेमराज की अपील पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट के 23 फरवरी 2012 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। ज्वेलर्स ने अब क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस एक दिन के अनशन में बड़ी चौपट पर काफी संख्या में ज्वेलर्स शामिल हुए। इस आंदोलन के चलते शहर में पिछले 11 दिनों से ज्वेलरी शोरूम बंद पड़े हैं। इस दौरान ज्वेलरी और बुलियन का करोड़ों रुपए का कारोबार भी ठप हो गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी और जेवरात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में देश भर में ज्वेलर्स आंदोलन कर रहे हैं। जयपुर में पिछले 11 दिनों से ज्वेलरी शोरूमों पर ताले लटके होने से खरीदार और व्यापारी दोनों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजस्थान से इसमें 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं लगभग व्यापारीगण के अंदर में, और कारीगर वगैरह मिला के जाएं तो राजस्थान से कम से 5 से 7 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो राजस्थान में कुटीर उद्योग में लगी है, छोटे रूप में लगी है, सभी प्रभावित हो रही है। सब जगह काम बंद है। एक छोटा कारीगर जो है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है एक काम से, क्योंकि राजस्थान का जो कुटीर उद्योग है गोल्ड में, वो पूरे हिंदुस्तान का जो कुटीर उद्योग के अंदर में राजस्थान का सर्वप्रथम आता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है राजस्थान से इस चीज का, क्योंकि राजस्थान की काम की हैंडवर्क शैली है जो बहुत मान्य रखती है वर्ल्ड के अंदर। 10,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रभावित हो गया हमारा, और आगे भी अगर ये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो देश के बाहर से भी नुकसान होगा। अपने जो NRIs बाहर रहते हैं वो भी हमारे से जुड़े हुए, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। खाली हिंदुस्तान को ही नहीं, बाहर से जो फॉरेन करेंसी आती है उसका भी इंडिया गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ा नुकसान है। संसद में बजट चर्चा पर वित्त मंत्री ने कुछ संकेत दिए हैं ज्वेलरी कारोबारियों को राहत देने के। देखते हैं क्या फैसला होता है। एक ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने और बेटियों को बचाने के लिए वाजिब नीति बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। रैली 22 गोदाम से रवाना होकर विधानसभा पहुंची, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भी सौंपा गया। हमसे डरती है, अरे बेटियों को जीने दो। ये सब क्या है भाई? ये सब क्या है? ये मुद्दे से आप डर गए हम लोग। कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों को इस दुनिया में आने दो। कन्या भ्रूण हत्या, बेटियां बचाओ, जागो और जगाओ, बेटियां बचाओ। कन्या भ्रूण रोज की 200
14 लड़कियां हमारे प्रदेश में मारी जाती है, उनको खुले आकाश में जन्म लेने का हक भी नहीं है। तो इसलिए ये रैली हमने निकाली है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जागरूकता के लिए और विधानसभा के सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वो लोग अपने प्रदेश में जाकर इस मुद्दे को गंभीरता से लें और इस पर काम करें। राजस्थान में लगातार जो लिंग अनुपात है वो घट रहा है, बेटियां कम होती जा रही हैं और एक बहुत ही खतरनाक जो एक भविष्य नजर आ रहा है जहां बेटियां एकदम कम। तो क्या होगा? तो हम ये कहने आए इस विधानसभा को, एक एक विधायक से, स्पीकर से, मुख्यमंत्री से कि क्या ये आपका मुद्दा नहीं है? ये प्रमुखता से ये आपका मुद्दा होना चाहिए। ये राजस्थान विधानसभा को संकल्प लेना चाहिए कि वो कैसे भी करके जो 2 साल बचे हैं उसमें वो कुछ करके दिखाएं। राजस्थान वंचित पैरा टीचर संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को भी विधानसभा पर प्रदर्शन किया। दर्जनों पैरा टीचर्स कड़ी धूप में प्रदर्शन करते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। आंदोलनरत पैरा टीचर्स प्रबोधक बनने से वंचित रह गए थे। अब इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए और मानदेय बढ़ाया जाए, साथ ही विशेष कैडर भी बनाया जाए। प्रदेश में विधान परिषद के गठन की घोषणा के बाद राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ चुके नेताओं को राहत मिली है। विधानसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या के अनुपात में अधिकतम 66 सदस्य विधान परिषद में चुनकर जा सकेंगे। विधानसभा में परिषद का सदन भी है और उसकी बैठक क्षमता करीब 70 सदस्यों की ही है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में उभरने वाले असंतोष को विधान परिषद में भेजकर दबाया जा सकेगा। नियम अनुसार विधानसभा सदस्यों के 1/3 से ज्यादा विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते, यानी हमारी विधान परिषद में अधिकतम 66 सदस्य ही पहुंच सकेंगे। राजनीतिक स्तर पर विधान परिषद की मांग बहुत लंबे समय से उठाई जा रही थी और गहलोत सरकार के चौथे बजट में इसकी घोषणा भी कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष मानते हैं कि इससे सदन में सभी विषयों के विशेषज्ञों और विद्वानों का समावेश हो सकेगा, जिसका लाभ प्रदेश को मिलेगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जैसे आप देखते हैं, उसी तरह से यहाँ भी विधानसभा के अलावा विधान परिषद में कुछ सदस्य होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होगा। उस प्रतिनिधित्व के नाते लोगों की समस्याएं वहां रखेंगी तो जनता को इससे लाभ तो होता ही है। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 होना जरूरी है, जिस हिसाब से 66 मैक्सिमम रख सकते हैं सदन है। उसकी सीटिंग क्षमता क्या है, उसकी क्या परिवर्तन है? सीटिंग क्षमता जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हमारे विधानसभा में पहले से ही तय है और जगह है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है और आबादी के लिहाज से राजस्थान में भी इसकी दरकार थी। खुद विपक्ष भी पिछले कार्यकाल में इसकी मांग उठा चुका है और अब वो इसके समर्थन में भी है। हालांकि वे इसके राजनीतिक लाभ ज्यादा होने की बात स्वीकार करने में संकोच कर रहे हैं। ज्ञानी लोगों को इस सदन में लाकर उनके ज्ञान का उपयोग आम जन के लिए किया जा सके, परिषद की ये वास्तविक जो इसका ध्येय है वो ये है। किस प्रकार से उपयोग करेंगी सरकार, ये तो जब गठन होगा और जब इसमें यहाँ सदस्य आएंगे उससे ये आंकलन होगा कि जो यहाँ सदस्य आ रहे हैं वो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आ रहे हैं कि या आम जनता के विकास के लिए आवश्यक मानव धरोहर के रूप में आ रहे हैं। विधानसभा परिसर में परिषद का सदन भी है, लेकिन अभी वो बंद पड़ा है। विधान परिषद की घोषणा के बाद उसमें सीटिंग व्यवस्था की कवायद शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मुकेश मेहरा के साथ पीयूष शर्मा, BTV न्यूज, जयपुर। कार्य सलाहकार समिति ने 19 अप्रैल तक की विधानसभा की कार्यवाही घोषित कर दी है। विधानसभा में हुई समिति की बैठक में तय किया गया कि 9 से 12 अप्रैल तक अनुदान मांगों पर विचार होगा और 19 अप्रैल को मतदान होगा। 31 मार्च से 8 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। पहली बार 13 अप्रैल को गैर सरकारी कार्य दिवस घोषित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इसी दिन सदन विधान परिषद की संकल्प को भी पारित कर लेगा। सरकार के चौथे बजट को विपक्ष ने जनता पर कर्ज का भार बढ़ाने वाला बताया है। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा में भाजपा विधायक राजपाल सिंह ने इसकी खामियों को गिनाया। उनके अनुसार बजट में घोषणाएं तो बहुत सी की गई हैं, लेकिन उनकी फंडिंग की व्यवस्था नहीं के बराबर है। ऐसे में सरकार चोरी छुपे कर्जा लेकर बजट घोषणाएं पूरी करेगी और इसका भार अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर ही पड़ेगा। विपक्ष के राव राजेंद्र सिंह ने बजट की घोषणाओं को एनुअल प्लान और पंचवर्षीय योजनाओं में भी शामिल होने की बात कही। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो
वो बजट तो आप बढ़ा सकते हैं कर्जा बढ़ा करके, लेकिन कर्जे की एक सस्टेनेबल लेवल है, कर्जा चुकाया जाएगा। कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? कर्जा रेवेन्यू चुकाया जाएगा। रेवेन्यू का जनरेशन नहीं है तो कर्जा चुकेगा कैसे? कर्जा लिया ही इसलिए जाता है कि कर्जे का अनुकूलतम उत्पादक उपयोग किया जाए और इस प्रकार से उत्पादन उपयोग किया जाए कि उससे रेवेन्यू जनरेशन हो और उस रेवेन्यू जनरेशन डेट का डिस्चार्ज हो। या डेट का डिस्चार्ज अगर हम रेवेन्यू जनरेशन से नहीं कर सकते उसे डेट ट्रैप कहते हैं। हम डेट ट्रैप में है, हम डेट ट्रैप से आगे डिस्चार्ज में हम इस ऐसी स्थिति है कि हम फिस्कल डिजास्टर के कंगाल पे खड़े हैं। सरकार कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है राहत पहुंचाएं, लेकिन कल्याण सरकारी सरकार को और वर्तमान सरकार को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वोच्च सदन अगर कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर फेडरेशन का है तो विधानसभा है, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर का पिछले सेशन का अंतिम दिन सिर्फ इस बात पर गया और यहां डेडलॉक रहा कि पाले और शीतलहर से संबंधित आपको जो भी वक्तव्य देना है और जो भी आप मुआवजा देते हैं या रिलीफ देना है आप यहां अनाउंस करें। आपने सदन को इस लायक नहीं समझा कि यहां अनाउंस करें। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा 10 अप्रैल को विधानसभा का घेराव करेगा। मोर्चे के अध्यक्ष अमीन पठान ने कांग्रेस सरकार पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उपेक्षित तबका अब जिलों में जाकर कांग्रेस सरकार की कथनी करनी को जनता के सामने लाएगा। हर जिले में कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे। आंदोलन की तैयारी को लेकर भाजपा मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई। और मंडल अध्यक्षों कहते हो भैया बैठ के ले लो, कौन कौन चलेगा? अपने अपने जिलों में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। विधानसभा का हमारे राजस्थान के अंदर 29 जिलों में हमारा जो है धरने हो गए, बाकी के 3-4 जिलों के अंदर भी हो जाएंगे। और आज हमने ये पूरी रणनीति तैयार कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि 15,000 से ज्यादा लोग उस धरने के अंदर आएंगे और ये मैसेज देंगे कि राजस्थान का मुसलमान इस अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ है, अब इसके बहकावे में आने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर जब आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा, जिस तरीके से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 4थे नंबर पर भेज दिया, बिहार के अंदर इसको 5वें नंबर पर भेज दिया, इंशाल्लाह जो आने वाला चुनाव है ये सरकार को भी निश्चित तौर पे उखाड़ के फेंक के हम दूसरे नंबर पे पहुंचा देंगे। राजधानी जयपुर में पुलिस का नेटवर्क भले ही चाक चौबंद ना हो, लेकिन चोरों का जरूर है। मकान मालिक के घर से निकलते ही उन्हें इसकी सूचना तत्काल मिल जाती है और वो अपना काम कर जाते हैं। ऐसा ही वाकया सदर थाना इलाके के शांतिनगर में रहने वाले व्यवसायी सत्येंद्र सिंह तंवर के साथ हुआ। वे सोमवार को परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने निकले थे। उसी रात चोर लाखों की नकदी और ज्वेलरी चुरा कर फरार हो गए। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और मेन गेट का ताला तोड़ा। घर में फैले सामान के आधार पर पुलिस का दावा है कि उन्होंने 3-4 घंटे रुककर इत्मीनान से अपना काम किया। सुबह मकान का दरवाजा खुला दिखने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल को भी घटनास्थल पर बुलाया और फोन पर मकान मालिक को घटना की जानकारी दी। मकान मालिक से जरिए टेलीफोन वार्ता की थी तो इसमें उसने अपना एक चेन और चांदी के सिक्के और कुछ नकदी चोरी होना बताया। बाकी सूची उनके आने। मकान मालिक कहाँ गए? मकान मालिक वैष्णो देवी गए। एसएमएस हॉस्पिटल में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाए जाने के लिए सोनी हॉस्पिटल ऑफ ग्रुप के नाम टेंडर खुला है। इस ग्रुप को अब अगले 3 महीनों में यहां ये मशीनें लगानी होंगी। अभी तक वर्धमान ग्रुप ये सेवाएं दे रहा है, लेकिन एमआरआई और सीटी स्कैन की केवल एक मशीन होने से मरीजों को काफी परेशानी होती है। यह मशीन भी कई बार खराब हो जाती है, तो इसका हॉस्पिटल में कोई विकल्प ही नहीं है। अब नए ग्रुप को एमआरआई और सीटी स्कैन की 2 मशीनें लगानी होंगी, जिससे मरीजों को बेहतर सेवा मिल पाएगी। कला जगत के बिना हर बात अधूरी है। एक अभी ब्रेक लेंगे, लौटकर करेंगे जयपुर के कला जगत से जुड़ी कुछ बातें। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। बजट ये ऐसा शब्द है जो महीने के अंत में रुला देता है और जैसे ही केंद्र और राज्य के बजट की बात होती है तो उम्मीदों के पहाड़ लग जाते हैं। राज्य के बजट के साथ भी ऐसा ही हुआ। हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री की तरफ निगाहें लगा दी। जयपुर के कला जगत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। बजट के पिटारे में से कला जगत के लिए 2 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा हुई है। कला जगत इससे कुछ खास उत्साहित नहीं है। पिछले साल अशोक गहलोत ने कलाकारों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। इस साल उस राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है।
इस राशि को संस्थाएं और कलाकार कला के संवर्धन और संरक्षण के लिए ले सकती हैं। हालांकि कलाकारों का कहना है कि राजस्थान के कला फलक को देखते हुए यह राशि काफी कम है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी मानते हैं कि नहीं से कुछ होना बेहतर है। अभी मैंने देखा कि उससे काफी काम देखने को मिला है। जैसे विभिन्न संस्थाओं का मैंने जैसे काम देखा तो काफी कुछ जैसे उन्होंने अपने कैंप्स भी आयोजित किए हैं, कुछ कलाकारों ने लेकर के अपने शो वगैरह भी प्रदर्शित किए हैं। तो ऐसे देखने को मिला है और इसमें यही है अच्छी बात है कि कलाकारों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। वैसे जो बजट आया है इसमें लास्ट बार 1 करोड़ रुपए था और उसमें 76 लाख के करीब यूज किया था, तो उसमें 1 लाख रुपए मुझे भी मिला था। तो उससे मैंने 2 एग्जीबिशन किया तो जस्ट डबल हो गया है। तो शायद नेक्स्ट एग्जीबिशन करने के लिए और भी ज्यादा पैसा मिले और बाहर एग्जीबिशन कर सकते हैं। हाँ, बहुत संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो दिया है चलिए, पहले कुछ नहीं था उससे कुछ ठीक दिया है इन्होंने। और हमारी अपेक्षा यही है कि एक आर्ट के लिए रेगुलर यहाँ पे एक्टिविटीज होती रहें, उसमें सरकार सपोर्ट करे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जगह जयपुर जो है वो एक आर्ट इंडस्ट्री है। वहीं कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो सरकारी प्रक्रियाओं से हताश हैं। उनका कहना है 1 करोड़ हो या 2 करोड़ या 5 करोड़ हो जाए, मिलता उन्हीं को है जिनकी सेटिंग है। ऐसे में कलाकार कला की तरफ ध्यान दे या सरकारी ढर्रे में घुसने की कला सीखे। तो एक कलाकार या तो सेटिंग करना जान ले या फिर वो कला का प्रदर्शन करना जान ले। कलाकार सेटिंग नहीं कर सकता, वो मार्केटिंग जो मार्केट के लोग होते हैं वो कर सकते हैं। तो कलाकारों को निष्पक्ष रूप से देखा जाए और ये देखा जाए कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसे मौका दिया जाए। ये हमारी थोड़ी सी आशाएं रहती हैं सरकार से, और कई बार हमको इस आशाओं पर वो खरा नहीं उतरते हैं तो हमको बड़ा ही अजीब सा भी लगता है। बात नहीं करता कोई अब हुनर की, आजकल सब जगह लोबी का दौर है। तो जिसकी लोबी है उसको पैसा मिल जाता है, जिसकी लोबी नहीं है उसको नहीं मिलता। हम कलाकार हैं, सिर्फ नाटक करना जानते हैं, नाटक लिखना जानते हैं, करना जानते हैं, लेकिन पैसा कहाँ से आता है, पैसा कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। अब पता पड़ा है लोगों को धीरे धीरे। तो भगवान से यही दुआ है कि हम रंगकर्मियों की जो एप्लीकेशंस हैं वो सरकार तक पहुंचे और कुछ हमको भी मिले। कुल मिलाकर देश विदेश में राज्य का नाम रोशन करने वाले कलाकारों के हित को राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही जरूरतमंद को लाभ मिले इस दिशा में भी ध्यान रखना जरूरी है। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज, जयपुर। हर घर में तिरंगा लहराया जाए और देशवासियों में फिर देशभक्ति का जज्बा जागे, इसी उद्देश्य को लेकर मुंबई के मोहम्मद खालिद कुरैशी 5 राज्यों की पैदल यात्रा पर निकले हैं। मंगलवार को जयपुर पहुंचे खालिद ने इस अभियान को नाम दिया है आई लव माई तिरंगा। इन्होंने 26 जनवरी 2012 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से यात्रा की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र कवर करते हुए गुजरात आए, फिर उदयपुर के रास्ते राजस्थान में प्रवेश किया। जयपुर आए खालिद की टीम में 5 लोग हैं। ये अपनी यात्रा के दौरान लोगों को तिरंगे बांटते हैं और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जगाते हैं। रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत खालिद की यात्रा का पहला पड़ाव नई दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद खत्म होगा। हम लोग मस्जिदों के होते हुए, मंदिर के होते हुए, चर्च के होते हुए हमारे घर में कुरान रखते हैं, गीता को रखते हैं, बाइबल को रखते हैं, तो फिर तिरंगे को क्यों नहीं रखें। इसलिए तिरंगे के बारे में जागरूकता लाने के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से तिरंगे को लेकर मैंने दौड़ना शुरू किया और मैं 1900 किलोमीटर दौड़ने वाला हूं। समय समय पर गुलाबी शहर में मेले लगते रहते हैं, कभी कला के तो कभी संस्कृति के और कभी नाट्य समारोह। लेकिन ऐसे कम ही मौके होते हैं जब कला की सभी विधाएं एक ही जाजम पर दिखाई दें। इसीलिए राजस्थान ललित कला अकादमी ने नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया है। रविंद्र मंच परिसर में 28 से 30 मार्च तक कला संस्कृति मेले का आयोजन होगा। इसमें चित्रकारों की तूलिका भी चलेगी, कथक के तोड़े भी होंगे, शास्त्रीय संगीत की महफिल भी सजेगी और रंगमंच भी मुखरित होगा। काव्य पाठ भी यहां सुनने को मिलेगा। मेले की शुरुआत बुधवार को कला शिविर के साथ हो जाएगी। मानते हो है ऐसा? सब फेमस आर्टिस्ट फेमस कलाकार। और जयपुर में शुरुआत हमने जो करने वाले हैं उसमें क्या किया कि जो यहाँ के युवा कलाकार और वरिष्ठ कलाकार इन सबको एक साथ अवसर देंगे कि वो यहाँ कर पेंट करें। तो उनको कैनवास वगैरह देंगे, आर्ट मटेरियल वगैरह देंगे। और इसके साथ साथ दूसरा भी था कि रविंद्र मंच जो है इसको भी फिर से इसमें एक नया स्पिरिट आया, नया एक्साइटमेंट हो, फिर से एक नई शक्ति संचारित हो, क्योंकि ये थोड़ा काफी डल हो रहा था। तो उसके पीछे ये भी दृष्टि थी, इसलिए हमने जवाहर कला केंद्र की जगह यहाँ का डिसाइड किया। राजस्थान दिवस समारोह के तहत जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में क्राफ्ट बाजार शुरू हुआ।
पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित इस मेले में हस्तशिल्प के नमूने सजाए गए हैं। इनमें राजस्थान की रंगीली छटा लोगों को अपनी ओर बुला रही है। ये मेला 2 अप्रैल तक रहेगा। क्राफ्ट के नमूने के साथ ही शिल्पग्राम में फूड कोर्ट भी लगाया गया है, जिसमें राजस्थानी व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले की सजावट में भी प्रयोग किए गए हैं। ये बात और है कि पहला दिन होने से यहाँ रौनक कम थी। कुर्ती है बहुत अच्छी है, वो भी साड़ी है वो भी अच्छी है, बहुत अच्छा है मेला। देखने में तो सारे पहले तो देखने ही आते हैं, फिर खरीदेंगे, मूड बनाएंगे। ये हमारे राजस्थान की हर चीज दिख जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो और शहर मतलब राज्यों से भी लोग आते हैं, वो चीज नई नई चीजें देखने, जैसे ये हमारे इधर यूपी का है चीज, ये सब पैंच वगैरह, तो ये भी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं देखने को। डिफरेंट क्या हर बार कुछ नया करते हैं, जैसे ये कच्ची घोड़ी वगैरह से घुमा रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में भी, लोग भी थोड़ा जुड़ रहे हैं अपनी संस्कृति से। रंगमंच की दुनिया के बाशिंदों और उसे पसंद करने वालों को बधाई। कारण है विश्व रंगमंच दिवस की बेला। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें कलाकार एक ही जिंदगी में कई किरदार निभाता है। जयपुर में भी थिएटर करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां हुए शोज को देखकर लगता है कि रंगमंच पुराने नाटकों की बैसाखियों पर चल रहा है। जयपुर का रंगमंच कुछ शौकीन कलाकारों के दम पर है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि हम पिछले कुछ साल में हुए नाटकों को देखें तो पता चलता है कि गिनती के नाटक ही जयपुर रंगमंच को जिंदा रखे हुए हैं। कारण है थिएटर का कॉमर्शियल ना होना। निर्देशक 1-2 नाटकों का बार बार मंचन करते रहते हैं। आइए ऐसे ही कुछ नाटकों के नामों पर नजर डालते हैं। बगिया बाछाराम, कबीरा खड़ा बाजार में, चेहरे, अग्नि परीक्षा, कंजूस, कालिदास, ऊपर की मंजिल, नागमंडल, रंगीली भागमती, एक था गधा और अंधा युग। बार बार इन नाटकों का मंचन होने के पीछे निर्देशक से ज्यादा हालात दोषी हैं। कारण साफ है, ना तो नए नाटक के प्रोडक्शन के लिए पैसा होता है और दूसरे नए नाटक को तवज्जो नहीं मिलती। हालांकि कलाकारों का ये भी मानना है कि अच्छे और दमदार नाटकों की स्क्रिप्ट्स का भी अभाव है। जी हाँ, रिपीट ज्यादा है। ये मैंने बताया ना कि कमी आज नहीं, आज कई वर्षों से लग रही है कि हिंदी नाट्य लेखन में नई स्क्रिप्ट्स की कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। नाटक हम लोग जब नाटक करते हैं तो ये मानते हैं कि इसके अधिक से अधिक रिपीट शो हो। तो अगर रिपीट शो होते हैं तो ये बुरा नहीं है, पर इसके साथ में नए नाटकों का भी मतलब उनका भी प्रदर्शन होना जरूरी है। तो उसकी कहीं ना कहीं कमी रहती है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाटक है, मैंने एक दो नाटक जो लिखे और किए उनको, तो उनकी जगह नहीं मिलती कि मैं कहाँ पे करूँ, प्रॉपर एक समाचार नहीं मिलता कि उसको किस तरह से मैं अपनी एप्लीकेशन लगाऊं और फिर उसका प्रदर्शन मुझे मिले। जबकि कुछ निर्देशक मानते हैं कि पके पकाई स्क्रिप्ट पर काम करना आसान होता है, इसीलिए कुछ चुनिंदा नाटकों का मंचन बार बार होता है। जयपुर में नाटक का मंचन करने आए जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट मुश्ताक बिंदास अंदाज में कहते हैं कि अगर रंगमंच का भला चाहते हो तो कुछ नया करो। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि पुराने नाटक क्यों करूं, मैं क्यों करूं, नए नाटक क्यों नहीं। नए नाटक लिख रहे हैं लोग, अच्छा लिख रहे हैं। पुराने नाटक जब करना है आज के निर्देशक को, तो उसे क्यों लेके चलना पड़ेगा। पहले ही थिएटर को सिनेमा की पहली सीढ़ी कहा जाता है, उस पर नए नाटकों के अभाव ने रंगमंच को जहां का तहां छोड़ दिया है। इसके लिए सभी को कदम उठाने होंगे। निर्देशक को मेहनत के साथ रिस्क लेना पड़ेगा और आयोजकों को नए प्रयासों को देना होगा प्रोत्साहन। तभी रंगमंच पुरानी बैसाखियों को छोड़ नए कदम बढ़ा पाएगा। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। अब यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए एक विराम लेंगे, जल्द लौटते हैं। अभी देखिए सुर्खियां। स्वागत है आपका एक बार फिर। अब बढ़ते हैं फटाफट खबरों के हमारे विशेष सेगमेंट रैपिड न्यूज की ओर। जय भारत जनचेतना मंच ने रामनवमी को ड्राई डे घोषित करने की मांग की है। मंच ने कलेक्टर नवीन महाजन को ज्ञापन सौंपकर महावीर जयंती और गांधी जयंती की तरह रामनवमी पर भी शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
पूर्व विधायक संघ ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधानसभा में इससे जुड़े पदाधिकारी गहलोत से मिले और अपनी मांगे दोहराई। संघ पूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन के साथ मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए नीति बनाने की भी मांग कर रहा है। जयपुर फुट दुनिया भर में मशहूर है। जयपुर फुट लगवाने के लिए कई देशों से विकलांग यहां आते हैं। मंगलवार को भी मस्कट के 16 वर्षीय अब्दुल राजिक को जयपुर फुट लगाए गए। राजिक के पैरों में जन्मजात विकृति थी, लेकिन जयपुर फुट लगाने से उनके पैरों को गति मिल गई। महावीर विकलांग सेवा समिति ने राजिक को मुफ्त में जयपुर फुट लगाया है। पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने स्कूल फीस निर्धारण के लिए नियामक संस्था बनाने के निर्णय का स्वागत किया है। सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि इससे निजी स्कूलों की फीस संबंधी मनमानी पर रोक लग सकेगी। उन्होंने यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी समस्याओं का जिम्मा भी इसी रेगुलेटरी को सौंपे जाने की मांग की है। और अब नजर डालते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार पर। बीएसई में 204.58 अंकों की तेजी दर्ज की गई है। बीएसई 17,257.36 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 58.9 अंकों की वृद्धि के साथ 5,243.15 अंकों पर बंद हुआ। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नियमित करने की मांग कर रहे विद्यार्थी मित्रों को पुलिस ने धूना। विधानसभा में भी गूंजा मुद्दा, विपक्ष का वॉकआउट। नहीं थम रहा एमएलएम कंपनियों की ठगी का सिलसिला। अब धावक कृष्णा पूनिया बनी शिकार। डिपॉजिट के बदले दिए चेक बाउंस। पदोन्नति आरक्षण मामले में बहस पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। दोनों पक्षों को निर्णय का इंतजार। और आंदोलनकारी ज्वेलर्स अब क्रमिक अनशन पर। 11 दिनों से बंद पड़े हैं शोरूम, करोड़ों का कारोबार ठप। देखते रहिए बीटीवी न्यूज, खबर जिंदगी की।